हेलो हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का फ्रेंड्स 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आपने अगर इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट फोर्थ बीपीएससी में भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, हम लोग उस पर पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो फिर वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से फिर वो घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो नवपाषाण काल से मिलता है। ठीक है, इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ। वर्तमान में यह मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो फ्रेंड, वीमा कंड किसेस। देखिए, भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने का सिक्का जो है का प्रचलन वीमा किड किसेस ने किया था। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्के तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की, जिनमें तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। वीमा किड किसेस ने फिर वो महेश्वर की उपाधि धारण की है। ठीक, महेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन जो है वो सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह आर्यभट्ट ने व्याख्या किया। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके द्वारा लिखित पुस्तक सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि काफी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा इसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? फ्रेंड्स, वह था बालपुत्र देव, है ना। देखिए, शैलेंद्र वर्षीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने राजपूत वंश के शासक यमोघ वर्ष को पराजित किया तथा देवपाल को परम स्वागत भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ द इरिथियन सी जो है वो एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड आपकी 64वीं बीपीएससी के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, यह विवरण जो है तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शिक्षण स्थान जैसे नालंदा, पौदनपुरी, विक्रमशिला को काफी नुकसान पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण जो है तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का फ्रेंड क्या था? तो सेना नायक था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो फिर वो था अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने का प्रथा शुरू किया था। ठीक है, इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्र पर गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाया था। इसने अपनी प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर ए शानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहराउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहराउद्दीन जकारिया जो है वो सूर्यावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहराउद्दीन जकारिया सूर्यावर्दी संप्रदाय के थे। सूर्यावर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किसने? शेख बहराउद्दीन जकारिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था। ठीक है, शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक है, सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। तो कौन कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो सिकंदर शाह हो जाएगा। ठीक है, और इस्लाम शाह, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 4 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो फिर यह कथन है विलियम फिच का। विलियम फिच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला महल का निर्माण कराया गया था। इसके निर्माण में 5,000 से 20,000 तक लोग ने 40 साल तक काम किया। विलियम फिंच जो है वो 1608 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो वो था सुल्तान जेउल आबदीन। देखिए, 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाही खां जेउल आबदीन के नाम से गद्दी पर बैठा। वह कश्मीर का एक महान शासक था।
धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक था। उसकी उदारता के कारण इतिहासकार उसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड आपके 64वीं बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी हाजी सरियातुल्लाह ने की थी। फरेजी या कराची आंदोलन मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना था। इस आंदोलन का प्रारंभ क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था। इसी आंदोलन की शुरुआत जो है वो इस आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा सामाजिक राजनेता थे। उन्हें जो है भारत में ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश में भारत के धन निकासी सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनने का कारण नहीं था? तो फ्रेंड वो कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता, कारण नहीं था, बाकी ये सभी कारण था ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ठीक है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाही को आदेश देना, ठीक है, और भत्ते की रोकथाम, ये सभी जो है वो क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही विद्रोह होने के कारण था। और ऑप्शन डी जो है वो अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, ठीक है, बल्कि इसकी धार्मिक राजनीतिक नीतियां और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। तत्कालिक कारण जो है वो टिगल एनफील्ड राइफल था, जिसमें शुगर तथा गाय की चर्बी का इस्तेमाल कारतूस में किया जाता था, जिससे जो है हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय आहत हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने उनकी साम्राज्य की सीमा जो चांदनी चौक से पालन थी। ठीक है, ध्यान देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में यह कहा जाता है कि इसके शासन की सीमा जो है वो चांदनी चौक से लेकर पालन तक थी। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निवासित कर दिया गया था। अपने आयोग के द्वारा जो है ये क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद का निजाम जो है वो बगावत नहीं किया था। बाकी विजयनगर का राजा, तमिलनाडु का पुलिगर और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी जो ये सब विद्रोह किया था। देखिए, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनियों के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य क्या था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पूर्व ही यह जो साम्राज्य समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण था। तो फिर वो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। देखिए, दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण महाजन के द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज दरें थी। दक्कन विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी घाट था। इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो 1875 ईस्वी में हुई थी। दक्कन विद्रोह का संबंध जो है वो महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो फिर उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में यह कहा था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी तथा यह जो है 1905 ईस्वी तक उदारवादी नीति को ही अपनाई रही। 1905 के बाद अपनी नीतियों में इसमें कुछ बदलाव किए, जिसकी आलोचना रजनीपाल दत्त ने की थी। इसके अनुसार कांग्रेस जो है साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र था तथा यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं था, जबकि द हिंदू, बंगाली एवं महता ये सभी क्या था? तो राष्ट्रवादी पत्रिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस देखिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, ठीक है, रहनुमाई मजदायल सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजी पहचानिए। देखिए, प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उसके बाद है लोक हितवादी, तो फिर गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदायल जो है वो कहते हो नौरोजी फरदोजनी। ठीक है, ये हुआ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादक के नाम सही संयोजित ज्ञात कीजिए। देखिए, द हिंदू जी सुब्रमण्यम
अय्यर इसके संपादक थे। ठीक है, उसके बाद केसरी, बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी पत्रिका के संपादक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये जो है वो हिंदुस्तानी बंगाली पत्रिका के संपादक थे। गंगा प्रसाद वर्मा जो है वो हिंदुस्तानी पत्रिका के संपादक थे, जबकि सुधारक के संपादक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फ्रेंड्स, आप लोग एक से दो बार से जो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब कब कब जाने जाने लगे? सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तभी से बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान के नाम से जाने जाने लगे। देखिए, वर्ष 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई। यह उपाधि रेड एडम हर्ट्स हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई थी। तिलक इस मुकदमे के सिलसिले में जो है वो 18 माह तक जेल में रहे। ठीक है, लेकिन आयोग जो है इसका ऑप्शन ई माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो फिर भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। भगत सिंह का जन्म जो है वो सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था तथा उन्हें पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब भगत सिंह ने बम फेंका तब उसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो फ्रेंड्स, वह सत्याग्रह था रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देशक पर इस सभा में जो है वो गोली चला दी गई। ठीक है, जिससे लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो फिर वो बिहार में। बिहार वर्तमान झारखंड में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसके अतिरिक्त बंगाल, असम, महाराष्ट्र आदि में भी जनजातीय विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो फिर इसको आयोग जो है ऑप्शन ई को माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बॉर्डर कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, यह जो है सचिंद्र नाथ सिन्हा ने यह कहा था। उपयुक्त कथन जो है सचिन नाथ सिन्हा के द्वारा लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में दिया गया था। सचिन नाथ सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार राज्य को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने में इसका प्रमुख योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो फिर वो था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था। उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। यह आंदोलन चंपारण के किसानों पर जबरन थोपी गई तीन कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उन प्रदेश का नाम बताए तो वो प्रदेश था फ्रेंड अपना बिहार। ठीक है, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1920 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व में भारी कमी आई थी। इस क्षतिपूर्ति को कम करने के उद्देश्य से बिहार के तत्कालीन सरकार ने फिर से लोगों को शराब सेवन करने हेतु प्रेरित किया और वह मुख लोगों का नाम प्रकाशित किया जो शराब पीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश से इस्तीफा दे दिया था? तो फ्रेंड्स, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारणवश से जो इस्तीफा दे दिया था। बिहार की चुनी गई सरकार राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के विरोध में वो 1938 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। इस सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 ईस्वी में जो है वो चुनाव के तहत किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स बिहार विशेष से आपके 64th बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो फिर वो राजगिरी या गिरिवज में हुई थी। भगवान बुद्ध को जो फिर वो 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके निधन के कुछ दिन के बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति में ही बौद्ध मठों के नियमों को संरक्षित किया गया तथा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो फिर वो 1885 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। बंगाल विभाजन के बाद इसे बिहार काश्तकारी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना?
तो फ्रेंड वो 1912 ईस्वी में। वर्ष 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। इस समय बिहार तथा उड़ीसा एक ही प्रांत में शामिल थे। बंगाल में 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर 1936 ईस्वी में जो है वो एक अलग राज्य बना दिया गया। बिहार का अंतिम विभाजन जो है वो 2000 ईस्वी में हुआ था, जब झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था 15 नवंबर को। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो फ्रेंड्स किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 31वां अधिवेशन चल रहा था, जो लखनऊ में हो रहा था, 1916 ईस्वी में आयोजित किया जा रहा था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान के नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 10 अप्रैल, डेट याद रखें फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे तथा उनके प्रयासों के कारण अंग्रेजों की 3 खटिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। ठीक है, और चंपारण जो है वो सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो फ्रेंड बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे, इस पार्टी के गठन में जो है वो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वेनुपुरी एवं रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1934 में स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जो है वो जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो 1946 से 1961 ईस्वी तक रहे। इनके द्वारा ही बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो फ्रेंड्स नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जो है वो जबरदस्ती कराया जाता था। नील विद्रोह उसी का काम था। देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनके एक अमान उन्हें जो है उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराया जा रहा था। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद नील विद्रोह शुरू हुआ, जिसका प्रभाव क्षेत्र वर्तमान बंगाल था। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी यह विस्तारित हुआ था। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा किसानों से अमान्य मूल्य पर जो है वो नील की खेती कराई जाती थी जबरदस्ती, है ना। नील विद्रोह के दमन का चित्रण जो है वो नील दर्पण नाटक में भी मिलता है, जो कि दीनबंधु मित्र की कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वो आरा में शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह का प्रभाव बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में भी था। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, जिनमें बाबू कुंवर सिंह द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व आरा में किया गया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल है ना 1858 ईस्वी में हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में जो है वो विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो फिर वो चौकीदारी कर। देखिए, गांधी जी के द्वारा दांडी सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च है ना 1930 ईस्वी को चलाया गया था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण एवं चंपारण क्षेत्र में इस कर का व्यापक विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से जुड़ा था? तो फ्रेंड्स बिहार किसान सभा से उपयुक्त में से एक से अधिक जुड़ा था। देखिए, दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही है। देखिए, वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। इस किसान सभा के कई प्रमुख व्यक्ति जुड़े हुए थे, जिसमें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तियान, यदुनंदन शर्मा आदि प्रमुख थे। ठीक है, वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो फ्रेंड्स सन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर, ठीक फ्रेंड्स 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था तथा इसी वर्ष यह अस्तित्व में आया। बिहार के 7 जिले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर वर्तमान में झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो फ्रेंड्स वो 1912 ईस्वी में। देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा तथा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो फिर इनमें से खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो भूतात्विक दृष्टि से जो है अपेक्षाकृत बहुत पुराना है। देखिए, है ना, दिए गए विकल्पों में से खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में स्थित है। यह धारवाड़ शेल संरचना, इसमें यहाँ जो है धारवाड़ शेल संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिले के साथ सीमाबंद था? तो फिर वो 9 जिलों के साथ। पटना जिला वर्तमान संदर्भ में 2018 तक जो कुल 9 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाती है, जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन है? तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण एवं भोजपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो फ्रेंड बिहार का अधिकांश देश क्षेत्र जो सॉरी
कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भूभाग में कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को जो वो बांगर कहते हैं। बिहार में नदियों की अधिकता एवं मैदान क्षेत्र में होने के कारण बिहार की 90% से अधिक भूमि जलोढ़ मिट्टी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो फ्रेंड वो प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80% है, जबकि भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। साक्षरता के मामले में बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो है वो ये द्वितीय स्थान पे है। देखिए, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। बिहार में किशनगंज जूट उत्पादन में अग्रिम जिला है। बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया, सुपौल एवं अररिया आदि में होता है। जूट को गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों को प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो फिर वो कृषि आधारित उद्योगों का। झारखंड से अलग होने के पश्चात बिहार में खनिज आधारित उद्योगों की संभावना सीमित हो गई। बिहार में जलोढ़ मृदा की बहुत है। दूसरी तरफ पर्याप्त मानव संसाधन है जो कृषि आधारित उद्योग हेतु आसानी संभावना को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो फिर वो दरभंगा में प्रारंभ किया था। सुलभ प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को 50 पैसे प्रति लीटर की दर से शुद्ध व स्वच्छ जल आसानी से प्राप्त हो सकेगा। हाल ही में दरभंगा में एयरपोर्ट की शुरुआत की गई और दरभंगा एयरपोर्ट के नाम मैथिली कवि विद्यापति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो फिर जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा। ये फ्रेंड्स असत्य है। देखिए, कन्या ये जो है ये क्या होगा, तो यही असत्य है ना। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर जो है वो 54,100 रुपये की राशि दी जाएगी, न कि 60,000। ये क्या होगा, गलत हो गया ना। बिहार सरकार द्वारा हाल में जारी योजनाएं मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रम सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड जो आपकी 64वीं BPSC में क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स उस पर डिस्कस करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल का वर्णन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, परंतु 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति के नाम से देते हैं। वर्तमान में फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो वो मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो फ्रेंड वो काका साहेब कालेकर जो है वो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। पिछले इस आयोग का गठन जो है वो 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं, उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो वो 25 वर्ष की उम्र से कम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, तथा अनुच्छेद 173B के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी क्या है? तो वो भी 25 है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सहकारिता आयोग जिसका गठन जो है 1953 गठन हुआ था, इसके सुझाव के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना चाहिए। इसे भारतीय संघवाद का क्या होता है? बढ़ावा मिलेगा। ऐसा किसने कहा था? तो सहकारिता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स वो है अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, और वही अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान समय में लोकसभा में है ना अनुसूचित जाति का आरक्षण का जो है वो वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है अनुसूचित जाति लोकसभा में है ना, लोकसभा में SC के लिए वो 84 सीट रिजर्व है, वही ST के लिए जो है वो 47 सीट रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें बिहार की लोकसभा सीट में वो 6 सीट जो है SC के लिए रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद
जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में जो है उसमें भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1992 के संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज को जो है वो संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। पंचायत चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, वे अपना प्रतिवेदन जमा किए थे? तो फिर वो 1987, ध्यान रखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों में सहकारिता आयोग का गठन जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। इसी रिपोर्ट में कहा गया था फ्रेंड कि राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेना चाहिए, जो कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें। 83 में तो गठन हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 1987 ईस्वी में केंद्र सरकार को सौंपी। यह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जो हमने आपको बताया फ्रेंड्स, उसमें से एक वो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह आयोग का मुख्य कार्य है संघ और राज्यों के बीच राजस्व करों का विभाजन करना है। वर्तमान में जो है वो केमा वित्त आयोग चल रहा है, और उसके वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और उसके अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जिसका कार्यकाल जो है वो 2021 से 2026 तक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फिर वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में भारत के न्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसमें वो वोट देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो फिर वो 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। फिर भारत में वर्तमान में जो है वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे फ्रेंड्स भारत का भूगोल से रिलेटेड आपके 64वें बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उस पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो फ्रेंड्स इनमें से नाथुला दर्रा जो हो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 4404 मीटर है, जबकि जो जिला दर्रा की ऊंचाई जो है वो 3528 मीटर है। वही रोहतास दर्रा की ऊंचाई 3978 मीटर है। वही खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है 1070 मीटर है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा जो है वो चांगलो दीवान जो कि 5890 मीटर पे है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित है। यह ऊपरी लिंगिंत घाटी एवं पेरुचू घाटी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान जो कि क्या है केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगिक है, वह पाई जाती है। तो फिर वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। देखिए करेवास मृत्तिका कश्मीर घाटी में पाई जाती है, जो जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह झील निक्षेपित मृदा होती है, जो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी की ढाल पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो फिर वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक चीनी उत्पादन होता था फ्रेंड्स, करंट का न्यूज है। अब जो है वो सर्वाधिक चीनी उत्पादन भारत के महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो फिर वो है चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। देश के कुल उत्पादन का जो है वो 50% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 60% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो फिर वो भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ी जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो है ना, खासी, जैंतिया हिल्स आती है, जबकि भुवन पहाड़ी जो है वो लुसाई हिल्स का हिस्सा है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गारो, खासी, जैंतिया जो है वो जनजाति है ना, जिसके नाम पर मेघालय में पठार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो स्थलरूढ़ मतलब बोले तो लैंड लॉक कंट्री, जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से न लग के अलग अलग देशों के साथ घिरा हुआ, उसे लैंड लॉक कंट्री या स्थलरूढ़ देश कहते हैं। तो इनमें से फिर वो हंगरी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में हंगरी जो है स्थलरूढ़ देश या लैंड लॉक कंट्री है, जबकि बेल्जियम की उत्तरी सीमा उत्तरी सागर से तथा रूस रोमालिया की सीमा एवं यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। विश्व का सबसे छोटा स्थलरूढ़ देश जो है वो वेटिकन सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो फिर वो बोर्नियो है ना, बोर्नियो द्वीप जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है।
उपयुक्त में से सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, जिसका 73% भाग जो है वो इंडोनेशिया तथा 26% भाग मलेशिया और 1% भाग बुर्नोई में पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप था। ठीक है, और वही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो फिर वो पंपास क्षेत्र में जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश के अंतर्गत आता है, जो पश्चिमा पवन से प्रवाहित क्षेत्र होता है। मध्य चिली है ना, केप टाउन है ना, ये मध्य चिली केप टाउन, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और एडिलेने है ना, एडिलेड जो है ऑस्ट्रेलिया में है ना, ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में। जबकि पंपास क्षेत्र में जो है, क्षेत्र की अवस्थिति पूर्वी विषुवत क्षेत्र में होने के कारण यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फिर वह है चीन। रेशम उत्पादन में चीन विश्व के प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत दूसरे स्थान पे है। शहतूत से रेशम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो है वो कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम उत्पादन की खेती को जो है वो सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह है सऊदी अरब। कच्चे तेल के उत्पादन में 2017 में सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में रूस अमेरिका के बाद जबकि सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके 64वीं बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उस पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है? तो फिर वह प्रतिशत है लगभग 31%। देखिए 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 31.2% है। ठीक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 68.8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग को आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह मतलब थिंक टैंक टैंक है। नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म क्या होगा वही पूछ रहा था। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार परिवर्तन संस्थान, ये जो है वो नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म हो गया। नीति आयोग का गठन फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग की जगह पर हुआ। इसका पूरा रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के संघवाद को बढ़ावा देने तथा विकास को गति देने के उद्देश्य से नीति आयोग का गठन योजना आयोग के बदले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंतर्गत नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ठीक है, लाल फीताशाही को हटाना, ठीक है, विनिर्माण की लागत को कम करना एवं उत्पादन की प्रतियोगी बनाने के साथ साथ जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और अन्य उपागमों में सुधार लाना उपयुक्त सभी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से हो जाएगा, देखिए उपयुक्त सभी विकल्प है। देखिए, ए मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, और डिजिटल इंडिया, ये क्या है? औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो फिर वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था पूरा। देखिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विजन 2020 में पूरा मतलब PURA, पूरा का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटीज इन रूरल एरिया की संकल्पना दिया गया था। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के समुचित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी? तो फ्रेंड जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है वो 64.6% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है वो 80.9% है। भारत में औसत साक्षरता देखा जाता है 73% है, लेकिन भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 64.6% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो फिर मोहम्मद यूनिस ने दिया था। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो फ्रेंड्स देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु गुणवत्ता युक्त बीज, ठीक है, कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग और उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि ये सभी कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन निम्नलिखित में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स मनरेगा मतलब हो जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। जिसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार को उस व्यक्ति सदस्य को 100 दिन रोजगार उपलब्ध करना, जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी का जो है वो जो
सार्वजनिक कार्य करने हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार मनरेगा का उद्देश्य है एक तरफ परिसंपत्ति का निर्माण, है ना, परिसंपत्ति का निर्माण करना, दूसरी तरफ जो है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, और उसके बाद है जल संरक्षण, प्रबंधन और सामाजिक विनिकी आदि को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ग्रामीण आय को बढ़ावा देना उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो फिर वो बीज उर्वरक जल तकनीकी। 60 के दशक में प्रारंभ हुए हरित क्रांति के अंतर्गत जो है वो HYB बीज उर्वरक के उपयोग एवं गहन सिंचाई पर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जन्म जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें एक जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो फिर वो बिहार की। बिहार का जनसंख्या घनत्व देश की सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 11,106 है, जबकि राष्ट्र घनत्व भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है। ठीक है, बाकी अन्य देखें तो केरल का जो है वो 860 है, उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 829 है, हरियाणा का 573 है, पश्चिम बंगाल का जो है 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? फ्रेंड्स, बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 918 प्रति हजार पुरुष पे महिला। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि राष्ट्र स्तर पर भारत का लिंगानुपात देखें तो 943 है। सबसे अधिक लिंगानुपात वो केरल में है, जहाँ 1084। ठीक है, जबकि न्यूनतम देखा जाए तो हरियाणा में है कितना, 889। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड वो 2006-2007 में प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006-07 के लिए प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि के कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? फ्रेंड वो लगभग 70% के पास है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो फ्रेंड वो 10.5% थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स भौतिकी फिजिक्स से रिलेटेड आपके 64वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, उस पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए एंगस्ट्रम इकाई है, तो फ्रेंड एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो वो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं। एंगस्ट्रॉम द्वारा लंबाई को मापा जाता है, अतः तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम है। ठीक फ्रेंड्स, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है फ्रेंड 10⁻⁻10 मीटर। लंबाई के अन्य मात्रक नैनोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, प्रकाश वर्ष, पास्कल आदि होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है? तो फ्रेंड्स हर्ज में जो है वो आवृत्ति को मापा जाता है। कंपन करने वाले कण द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपन की संख्या को आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है, ठीक है, तथा विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर बदलती नहीं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या आता है? तो हर्ज होता है। ठीक फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकेंड जो है वो वेग का, ठीक है, रेडियन समतल कोण का, रेडियन जो है वो समतल कोण का, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए, तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये क्या है? यही सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा? तो फ्रेंड्स 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, देखिए डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल टू F माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। फ्रेंड्स अगर डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो फ्रेंड्स विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। विद्युत द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य या एकांक समय में उपयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है वो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है। एमीटर एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग सर्किट में करंट मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं? तो फ्रेंड्स वो गैस जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो फिर वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1921 ईस्वी में उन्हें उनके भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में CV रमन भारतीय वैज्ञानिक को जो वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन रमन प्रभाव की खोज हेतु दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? फ्रेंड्स आर्द्रता जो है वो हैग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। इसके अध्ययन को
आर्द्रता मिति तथा इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हेक्टोमीटर द्वारा दूध की गुणवत्ता को मापा जाता है, जबकि पायरोमीटर के द्वारा वस्तुओं की ताप को मापा जाता है। वही हाइड्रो है ना, वही हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है वो अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। वही हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल, अतः इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग फ्रेंड्स रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके 64th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, उस पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो फ्रेंड देखिए, शुद्ध जल का है ना, शुद्ध पानी का तथा उदासीन विलयन का जो है पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का जो है 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक पीएच मान होता है ना। पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है। ये 7 उदासीन और ये है ना होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो फिर हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर तथा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसे, तो डीए को। इसको जो फ्रेंड्स सबसे पहले 1816 ईस्वी में जो है फ्रेडरिक मिसेचर ने देखा। ठीक है, फ्रेडरिक मिसेचर ने देखा और उसे न्यूक्लियस कहा था, किंतु वर्ष 1953 ईस्वी में जेम्स और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी आणविक संरचना मतलब डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, ना कि डीएनए की खोज की थी। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने की तो है ना, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की है। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, जबकि वाटसन और क्रिक जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का खोज किया था। इसके लिए जिन्हें 1962 में इसके लिए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए इन्हें जो है 1965 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। डीएनए शरीर के सभी अनुवांशिक क्रियाओं को संचालन करता है। जीन इसकी क्रियात्मक इकाई है। ऑथर कॉन बोर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। गेगर मेंडल को अनुवांशिका का जो है वो गेगर मेंडल को अनुवांशिका का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल में काफी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं ना सभी ऑप्शन पे। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड है वसा जो है इनमें से ट्राइग्लिसराइड है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं मतलब फैट सेल में संचित शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, ईईजी जो है वो मस्तिष्क की निगरानी के लिए इसका प्रयोग होता है। ईईजी मतलब इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क की विकृतियां का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कब नियंत्रित करता है? तो फिर वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। इसकी मात्रा लगभग 2/3 बोले तो 70% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो फ्रेंड्स, माइक्रोकोन्डिया जो है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। माइक्रोकोन्डिया की खोज 1880 ईस्वी में रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी तथा बेल्टा द्वारा इसे बायोप्लास्ट कहा गया। इसे कोशिका का बिजली घर मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइक्रोकोन्डिया में स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं जो खुद अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? तो फिर एड्स जो है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। यह एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम वायरस से होता है। अन्य विषाणु जनित रोग में देख लेंगे तो डेंगू, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज आदि। एड्स मानव प्रतिरक्षी तंत्र को कमजोर कर देता है। इसका टेस्ट जो है इलिसा है ना, ELIS इलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं समसामयिक। फ्रेंड देखिए, 64वीं बीपीएससी में जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, अभी तो उस पर डिस्कस करना कुछ प्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग करंट अफेयर्स के लिए हम बता दे रहे हैं। फ्रेंड इसी चैनल पर हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स 2022-23 को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक फ्रेंड, साथ ही फ्रेंड यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स जो कि अर्धवार्षिक आया हुआ है फ्रेंड, जनवरी से जून जुलाई 2023 तक का, वो सभी हम लोग फ्रेंड्स हर एक पेज पे डिस्कस कर रहे हैं किताब पे। फ्रेंड्स आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेंगे, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के लिए हम लोग इम्तियाज अहमद की बुक का भी एमसीक्यू क्वेश्चन चला रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स मैथ का देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो 10 मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। मैथ का क्वेश्चन जो है ना आपको स्कोरिंग बढ़ाने में काफी मदद करता है, इसलिए मैथ को छोड़े ही नहीं। फ्रेंड हम आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, 141 का आंसर हो जाता है सी। ठीक फ्रेंड्स, 142 का आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 143 का आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 15। ठीक है, नेक्स्ट 143 का ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स बी है ना 13।
ठीक है, सॉरी 44 है, सॉरी 144 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन सी -5, ठीक है। 145 का आंसर हो जाता है फ्रेंड्स बी 750, ठीक है। 146 का आंसर देख लेंगे फ्रेंड तो वो है ऑप्शन ए। 147 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन बी। 148 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन सी। 149 का आंसर हो जाता है फ्रेंड एक ऑप्शन बी, और 150 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग का 64th बीपीएससी का फ्रेंड सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करने का प्रयास किया गया फ्रेंड्स। आप एग्जाम से पहले जो फ्रेंड वो लगभग हम लोग बहुत सारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो